नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत करते हैं आज की अच्छी खबर से। अगले साल 22 जनवरी को राम भक्तों का 500 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। 2024 में सोमवार के दिन 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद राम मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। तारीख तय हो गई है। इसके हिसाब से तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का इन्विटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा था। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने जानकारी दी है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने 22 जनवरी की तिथि पर सहमति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य राम मंदिर के गर्भगृह का काम करीब करीब पूरा हो गया है। गर्भगृह वो जगह है जहां पर रामलला विराजमान होंगे, जिसके दरवाजों में स्वर्ण कलाकृतियां बनाई जाएंगी। रामलला के गर्भगृह में मकराना के संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। गर्भगृह के अलावा मंदिर में 5 मंडप हैं: गूढ़ मंडप, रंग मंडप, नृत्य मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। इन 5 मंडपों के गुंबद का आकार 34 फीट चौड़ा और 32 फीट लंबा है। मकर संक्रांति के एक हफ्ते के बाद शुभ मुहूर्त में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करीब 7 दिन तक चलेगा, जिसके बाद देश विदेश से आने वाले भक्त नए मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। बहुत सारी जानकारी मेरे पास है। जैसे अयोध्या में गर्भगृह के प्लिंथ का काम पूरा हो चुका है। मंदिर की दीवारें भी बन चुकी हैं। अब दीवारों पर नक्काशी का काम हो रहा है। आजकल राम मंदिर में रामलला के गर्भगृह के ऊपरी हिस्से पर निर्माण कार्य चल रहा है। यह काम 4 महीने के बाद अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद मंदिर में लकड़ी का काम शुरू होगा। इसमें मंदिर के दरवाजे, खिड़कियां और लकड़ी की नक्काशी का काम होगा। मंदिर में द्वार बनाने के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सागौन की लकड़ी अयोध्या पहुंच चुकी है। चंद्रपुर की सागौन की लकड़ी सबसे अच्छी और मजबूत मानी जाती है। इसकी लाइफ कम से कम 1000 साल तक होती है। मुझे बताया गया कि लकड़ी का काम शुरू होने से पहले काष्ठ पूजा का बड़ा कार्यक्रम होगा। इसकी तैयारी चल रही है। काष्ठ पूजा का कार्यक्रम इसी महीने के अंत तक हो सकता है और इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, यह कई मायनों में भव्य है, कई मायनों में खास है। ये इमारत भूकंप रोधी है। दावा किया जा रहा है कि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, अगले 1000 साल तक इसे किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी। 161 फीट ऊंचे मंदिर में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पत्थर को जोड़ने के लिए तांबे की छड़ों का इस्तेमाल हुआ है। 392 नक्काशीदार खंभों पर यह मंदिर टिका है। इस गर्भगृह को सफेद मार्बल से बनाया जा रहा है। मंदिर में दरवाजे की चौखट, फर्श, गर्भगृह का द्वार भी मकराना के सफेद मार्बल से बनाया गया है। इस पत्थर पर बारीक नक्काशी की जा रही है, जो देखने में बहुत अद्भुत दिखाई देगी, अलौकिक दिखेगी। मकराना के सफेद मार्बल की खासियत होती है कि यह 100 साल तक अपना रंग नहीं बदलता और खराब भी नहीं होता। बताया गया कि मकर संक्रांति से पहले मंदिर का पहला फ्लोर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद 71 एकड़ में फैले परिसर में दूसरे मंदिर और मंडप बनाने का काम चलता रहेगा। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। नक्काशी का काम हो रहा है और यह काम इस साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा। मंदिर का जो कार्य है वो पूर्णतया व्यवस्थित होकर के और पूर्ण समझिए कि वो पूर्ण हो चुका है। लगभग 99% पूर्ण हो गया है। अब केवल उसमें जो है नक्काशी और गेट लगाना और कुछ छत भी पड़ चुके हैं।
कुछ छत बाकी है वो पूरा हो जाएगा। इसलिए मंदिर का जो व्यवस्था है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है। इसलिए क्योंकि उसको इसी जनवरी 24 में ही रामलला को वहाँ स्थापित करना है। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब होगी, लोगों के लिए कब खोला जाएगा, 22 जनवरी की डेट तय हो गई है। ये जानकारी इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने मुझे दी थी। देवेंद्र पाराशर इस वक्त लाइव हमारे साथ में हैं। देवेंद्र, मैंने दर्शकों को बताया कि 22 जनवरी की डेट तय हुई है, प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके अलावा और क्या बता सकते हैं आप? और पहली बात तो ये कि जो प्लानिंग की जा रही है कि बहुत विधि विधान और पूजा पाठ का जो कर्मकांड होता है उसके हिसाब से इस प्राण प्रतिष्ठा को किया जाएगा। दूसरी चीज़ की क्योंकि ये इंजीनियरिंग का एक तरह से शानदार नमूना है, अद्भुत नमूना कहा जा सकता है आधुनिक दौर में, उसमें अलग अलग स्टेज के लिए टाइम सेट किया गया था। और अभी तक भवन निर्माण समिति से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि जिस टाइम फ्रेम में जिस टारगेट को सेट किया गया था वो सारा टारगेट अचीव हो रहा है। 26 जून से 30 जून के बीच महाराष्ट्र के चंद्रपुर से जो लकड़ियां आई हैं उस पर काष्ठ समर्पण समारोह के साथ उस पर काम शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द दरवाजे और खिड़कियां लगनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा फ्लोरिंग का भी काम किया जा रहा है। और भवन निर्माण से जुड़े हुए लोगों का ये कहना था कि ये काम इतनी जल्दी और गुणवत्तापूर्वक होने के साथ इतनी जल्दी इस लिहाज से हो रहा है कि हम लोग कई काम एक साथ कर रहे हैं। जैसे अगर लकड़ी का काम चलना शुरू होगा तो उसी के साथ साथ फ्लोरिंग या फिर जो खंबे हैं, खंबों के ऊपर जो मूर्तियां लगाई जानी है, इनका काम इसी महीने में शुरू किया जा रहा है। तो कोशिश ये की जा रही है कि एक साथ कई काम को किया जाए और भवन निर्माण अक्टूबर तक इसको पूरा कर लिया जाए और दिसंबर तक मंदिर का ये जो पूरा हिस्सा है पूरी तरह से तैयार रहे। क्योंकि शुभ मुहूर्त देखना था तो उस लिहाज से वो शुभ मुहूर्त निकला 22 जनवरी 2024 को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे जाएंगे और उनकी मौजूदगी में वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें बहुत सारे साधु महंतों को भी बुलाया जा रहा है। रजत जी। देवेंद्र, मुझे याद है एक जमाने में नारा लगता था ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो आज आपने तारीख बता दी और 500 साल से जो लोग इंतजार कर रहे थे, राम भक्त, भगवान राम का मंदिर कब बनकर तैयार होगा, ये जानकारी आपने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राम मंदिर करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, इसलिए इसका निर्माण एक पॉलिटिकल मैसेज लेकर भी आएगा। राम मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन ऐतिहासिक संकल्पों से एक है जिन्हें उन्होंने सिद्धि तक पहुंचाया। 5 अगस्त 2020 को मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी और आप देखिए कि सिर्फ 3.5 साल में यह मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। जिस रफ्तार से काम हुआ यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए। इसके बाद उन्हीं के कार्यकाल में अब रामलला टेंट से निकलकर भव्य और दिव्य राम मंदिर में विराजेंगे। हिंदू समाज के लिए, राम भक्तों के लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी खबर है। लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जो विरोधी दल हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं। इसलिए अब कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने भी ट्रैक चेंज कर लिया है। पहले जो लोग प्रभु राम का नाम लेने से बचते थे, जय श्री राम का नारा लगाने से नाराज हो जाते थे, अब वो राम नाम का चोला पहनकर घूम रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, खुद को सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी साबित करने में लगे हैं। और आज मध्य प्रदेश में एक बार फिर यह साफ साफ दिखाई दिया। आज प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत नर्मदा पूजन से की। प्रियंका गांधी आज जबलपुर पहुंची। जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है, इसीलिए जबलपुर को संस्कार धानी भी कहते हैं। यहीं से नर्मदा के तट पर खड़े होकर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के कैंपेन का शंखनाद किया। इस मौके पर प्रियंका के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस से सांसद विवेक तन्खा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। जबलपुर में रैली करने से पहले प्रियंका गांधी ने ग्वारी घाट पहुंचकर मां नर्मदा की पूजा की और इसके बाद 101 ब्राह्मणों के साथ प्रियंका ने करीब 20 मिनट तक मां नर्मदा की आरती की।
आज जबलपुर में प्रियंका के कार्यक्रम में वो सारे एलिमेंट दिखे जो आमतौर पर बीजेपी के प्रोग्राम में दिखते हैं। आज ये क्लियर हो गया कि अब कांग्रेस चुनाव के दौरान सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर नहीं, पूरी तरह से हिंदुत्व और भक्ति के मार्ग पर चलेगी। कम से कम मध्य प्रदेश में तो ये होगा। नर्मदा जी की आरती के बाद प्रियंका गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने राम धुन गाई। हरे राम 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 हरे हरे का भजन भी 10 मिनट तक चला। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश में खुलकर हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रही है। जबलपुर में प्रियंका गांधी के स्वागत में पार्टी के झंडे, बैनर और नेताओं की तस्वीरों के साथ साथ बजरंगबली की तस्वीर, चौराहों पर बजरंगबली की गदा भी दिखाई दी। शहर में हनुमान जी का भेष बनाए हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दिखाई दिए। कुल मिलाकर माहौल भक्तिमय था। लेकिन रैली में जो बातें हुई वो सियासी थी। प्रियंका ने कांग्रेस की तरफ से 5 वादे किए। कहा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, 100 यूनिट बिजली मुफ्त होगी, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा और सरकार बनी तो किसानों के कर्ज भी माफ कर दिए जाएंगे। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए 200 यूनिट बिजली बिल की माफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। और इसके बाद प्रियंका गांधी ने नर्मदा की पूजा को, जय श्री राम के नारों को, बजरंगबली को जस्टिफाई किया। कहा कांग्रेस के लिए धर्म व्यक्तिगत आस्था और भक्ति का भाव है, लेकिन बीजेपी के लिए धर्म सियासत का औजार है। प्रियंका ने कहा बीजेपी धर्म की आड़ लेकर असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का काम करती है, ये गलत है। हर बार आपके जज्बातों को उभारा जाता है, इधर उधर की बातें की जाती हैं। कमलनाथ जी ने कहा हम भारतीय हैं, हम सबके लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं, हमारी आस्था से बड़ा कुछ नहीं। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, हम उसे दिल में मानते हैं, वो हमारे सर्वोपरि है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक को बहकाया जाए, कि पब्लिक के जज्बातों को उभार कर वोट मांगा जाए, उसका मतलब नहीं। और अगर नेता ऐसा कर रहा है या एक राजनीतिक दल बार ऐसा कर रहा है कि चुनाव का समय आया, आपके जज्बात उभार दिए, आपकी काम की बात नहीं की, तो आप उनकी आदत बिगाड़ रहे हो। तो है ही बिगड़े, क्योंकि आपको बार जज्बातों पर उकसा रहे हैं, लेकिन आपका काम नहीं कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की नर्मदा आरती को लेकर बीजेपी ने जो रिएक्शन दिया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। बीजेपी ने आरती का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ढोंग और आस्था में यही फर्क है। प्रियंका गांधी को इतना भी नहीं पता कि आरती पहले भगवान को दी जाती है, फिर इंसान लेते हैं, इसीलिए इन्हें चुनावी हिंदू कहा जाता है। असल में आरती के दौरान जब प्रियंका गांधी ने विवेक तन्खा को दीपमाला दी, उसी दौरान उन्होंने आरती भी ले ली। बीजेपी ने इसी बात को पकड़ लिया। कहा गया कि जिन लोगों को यह भी नहीं मालूम कि आरती का तरीका क्या है, वो हिंदुत्व की बात करें तो उन पर कौन भरोसा करेगा। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा यूपी में भी इलेक्शन के पहले प्रियंका ने गंगा स्नान किया था। नतीजा क्या आया सबके सामने है। कांग्रेस का वही हाल मध्य प्रदेश में भी होगा। प्रियंका जी से
मेरा पूछना था कि संस्कार धानी की जगह किसी और शहर को चुन लेती। संस्कार धानी आ रही हैं और ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई हो, फिर आ गई चुनाव पे आप। ये चुनावी हिंदू हैं आप, ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। असल में कर्नाटक जीतने के बाद अब कांग्रेस को मध्य प्रदेश से बहुत उम्मीद है। कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने गारंटीज देनी शुरू कर दी हैं। अब चूंकि मध्य प्रदेश में लोग धार्मिक हैं, भक्ति भाव से भरे हैं, इसलिए यहां कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता छोड़कर हार्ड हिंदुत्व का मार्ग पकड़ा है। कमलनाथ पहले से ही पूरे प्रदेश में हनुमान चालीसा और भागवत कथा का आयोजन करवा रहे हैं। आज प्रियंका गांधी ने नर्मदा की आरती से इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत करके कांग्रेस का प्लान क्लियर कर दिया। लेकिन कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि बीजेपी से उसकी पिच पर जाकर मुकाबला करना आसान नहीं होगा, और शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में कड़े मुकाबले के संकेत आज एक बार फिर दिए। आज प्रियंका ने नर्मदा की आरती की तो शिवराज सिंह चौहान ने कटनी में अयोध्या की तर्ज पर बनने वाले भव्य राम मंदिर की आधारशिला रख दी। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया कि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की तरह ही मध्य प्रदेश की कटनी में हरिहर तीर्थ का निर्माण करवाया जाएगा। शिवराज सिंह ने आज कटनी में जगतगुरु रामभद्राचार्य और स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के साथ हरिहर तीर्थ का भूमि पूजन कर दिया। विजय राघवगढ़ विधानसभा के राम राजा पहाड़ पर इस तीर्थ क्षेत्र का निर्माण कार्य करवाया जाना है, जिसे हरिहर तीर्थ का नाम दिया गया है। बंजारी के राम राजा पहाड़ पर चारों धाम के दर्शन होंगे। साथ ही यहां 108 फीट ऊंची अष्ट धातु से बनी भगवान परशुराम की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। भूमि पूजन के बाद शिवराज सिंह चौहान कथावाचक और भजन गायक के रोल में आ गए। उन्होंने मंच से भजन भी गाए और राम नाम का जाप भी करवाया। ये जीवन 2 दिन का राम, बोले सब का। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा सभी लोग हाथ उठा के हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। शिवराज सिंह ने कहा कि कटनी में हरिहर तीर्थ सिर्फ सरकार ही नहीं बनवाएगी, इसे बनाने में जनता का सहयोग भी लिया जाएगा। मैं तो आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ जनता की जिंदगी बेहतर बने, उसके लिए भी संजू लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति कर रहा है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आइए हम सब संकल्प लें कि इस पवित्र प्रकल्प की पूर्ति में हम अपनी ओर से भी कोई ना कोई योगदान जरूर देंगे। चूंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की शुरुआत की है, इसके जवाब में कांग्रेस का वादा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। आज शिवराज सिंह ने कांग्रेस को इसका भी जवाब दे दिया। उन्होंने ऐलान किया कि लाडली योजना के तहत अभी 1000 रुपए मिल रहे हैं, आगे जाकर ये राशि हर महीने बढ़ाई जाएगी। हमने फैसला किया कि गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की आने वाली हमारी सारी बहनों को हर महीना 1000 रुपया उनके खाते में डाले जाएंगे, ताकि कोई भी बहन मजबूर ना रहे, मजबूत बने, जिंदगी की छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो जाए। अब छोटी सी भी जरूरत पड़ गई और बेटा बेटी आया और कहा माँ कपड़ा दिलवा दे, किताब दिलवा दे। कई बार बच्चे जिद करते गर्मी में आइसक्रीम खिला दे माँ, और पैसा नहीं होते
तो मन कितना बेचैन होता है। मेरी बहनों, उस बेबसी को अब दूर कर दिया गया है और ये केवल 1000 नहीं रहेगा, धीरे धीरे बढ़ाते हुए 3000 रुपए तक ये जाएगा लाडली बहनाओं के लिए। बीजेपी के नेता तो हमेशा से राम मंदिर के निर्माण की बात करते आए हैं। नरेंद्र मोदी के 9 साल के शासन में काशी विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन के महाकाल को भव्य स्वरूप दिया गया है, पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नर्मदा की आरती करते दिखाई दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, कांग्रेस के कार्यालयों में भगवा ध्वज लहराए, ये कांग्रेस की राजनीति में बड़ा बदलाव है। पहले कांग्रेस के नेता राम का नाम लेने से कतराते थे, हनुमान मंदिर में जाने से बचते थे। अब नजारा बदल गया है। इसीलिए इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव और इलेक्शन कैंपेन काफी इंटरेस्टिंग होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस बात का मुकाबला भी देखने को मिलेगा कि कौन ज्यादा बड़ा हिंदुत्ववादी है, कौन हिंदुओं का ज्यादा बड़ा पैरोकार है, किसकी भक्ति ज्यादा सच्ची है। बीजेपी इस मामले में थोड़ा फायदे में है, क्योंकि बीजेपी की छवि हिंदू समाज के अधिकारों के लिए लड़ने वाली पार्टी की है। शिवराज सिंह कांग्रेस की भक्ति को चुनावी बताएंगे और खुद को प्रखर हिंदुत्ववादी साबित करना कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब तक तो कांग्रेस के लीडर दरगाहों पर चादर चढ़ाते नजर आते थे। अब चूंकि कांग्रेस हिंदुओं के वोट लेना चाहती है, लेकिन मुसलमानों को भी नाराज नहीं कर सकती। इसीलिए आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अब मुसलमानों को कांग्रेस के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जिन मुसलमानों को कांग्रेस को लेकर कंफ्यूजन है, उन्हें मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रपंच देख लेना चाहिए। बहुत से लोगों को बड़ी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी कुछ करेगी। हम भी उम्मीद करते, करो आप, हम नहीं रोकना चाह रहे आपको, मगर आप ये बताओ कि अगर आपका मुकाबला ये होगा कि मोदी से बड़ा हिंदुत्व आइडियोलॉजी का लीडर मैं हूं, तो फिर लोग जाहिर है ओरिजिनल को पसंद करते, क्लोन को पसंद नहीं करते। बल्कि उनको क्लोन भी नहीं कहना चाहिए, उनको क्लाउन कहना चाहिए। तो लोग ओरिजिनल को पसंद करेंगे। जहर का मुकाबला जहर से आप करेंगे तो सब मर जाएंगे। अंधेरा का मुकाबला अंधेरे से करेंगे तो हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा। आप जुल्म का मुकाबला कैसे करेंगे? आप बताएंगे कि नहीं, मैं भी बड़ा वैसा रहूंगा। और फिर लोग बोलते हैं कि नहीं, वो कांग्रेस पार्टी भी है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हम अपने मजहबी फेस्टिवल्स को मनाएंगे। अब मजहबी फेस्टिवल्स मंजलिस भी मनाती, मगर एक प्रोग्राम के तहत हम मनाएंगे, वो आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में बोलती है, अगर हमको इख्तियार मिला तो हम 100 असेंबली हल्के में 10 करोड़ की लागत से एक राम मंदिर बनाएंगे। आप कहां आइडियोलॉजी पे मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी से? आप बीजेपी से आइडियोलॉजी पे मुकाबला करिए, उनको हराइए। आप बताइए कि ये हालात हैं। असल में ओवैसी आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका में राहुल ने कहा था कि कांग्रेस भारत में मोहब्बत की दुकान खोल रही है। अमेरिका में ही ओवैसी ने कहा, न कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोल रही है, न बीजेपी। दोनों मुसलमानों का सियासी इस्तेमाल कर रही हैं। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस जो काम सटल तरीके से करती है, वही काम बीजेपी खुलकर करती है। बीजेपी अब कॉमन सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर रही है और कांग्रेस इस पर खामोश है। आप मुसलमानों पर इल्जाम लगाते कि इन्होंने बहुत बच्चे पैदा करते। अरे इसका डेटा बताओ। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है मुसलमानों का, वो बहुत गिरा है। 4.9 से मेरे ख्याल से अब 3.9 या 4 तक आ चुका है। सबसे ज्यादा गिरा है TFR रेट। उसमें बात नहीं करने में बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। कहां पैदा कर रहे भाई? आप डेटा तो दो। अब बोलते नहीं आप लोग बहुत शादी करते, महिला, वो भी डेटा दो। जो लास्ट सर्वे हुआ था उसमें हमारे हिंदू भाइयों में और मुसलमानों में ज्यादा फर्क नहीं था दूसरी बीवी का। डेटा बोल रहा है ज्यादा फर्क नहीं था। अब चौथी बात बोलते कि नहीं अब इससे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड
किस बुनियाद पर लाएंगे आप? किस बुनियाद पर लाएंगे? नहीं, आपके पास जो है औरतों को हुकूक नहीं मिलते, आपके पास औरतों को ये नहीं मिलता। अब जब हम सवाल करते हैं कि भाई आप बताओ, दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा? फिर हम जब सवाल करते कि विल पावर अगर आप खत्म करेंगे, क्या विल पावर खत्म नहीं कर सकते? मगर इस्लाम में कोई विल के जरिए अपनी पूरी जायदाद अपनी एक औलाद को नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से 1/3 है, उलमाए कराम मौजूद है, वो मुझे करेक्ट कर सकते। वो विल पावर आप खत्म नहीं करना चाहेंगे। मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनकी तहजीब से, उनके तमद्दुन से, उनके मजहब से उनका रिश्ता खत्म कर दो। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासत इसलिए शुरू हुई क्योंकि उत्तराखंड में पुष्कर धामी की सरकार सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने कॉमन सिविल कोड के लिए जो ड्राफ्ट कमेटी बनाई है, अब वो कमेटी इस मुद्दे पर आम लोगों की राय ले रही है। कमेटी ने ऐलान किया कि 14 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लोग आकर कॉमन सिविल कोड पर अपनी राय दे सकते हैं। कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने लोगों से कहा कि वो कमेटी के सदस्यों के सामने आकर बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बारे में वो क्या सोचते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार और बच्चा गोद लेने के कानून सभी धर्मों के लिए एक बराबर होंगे। इस वक्त देश में अलग अलग सिविल कोड लागू हैं। हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल है। मुसलमानों के शादी, विरासत और गोद लेने के मामले 1937 के शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के आधार पर तय होते हैं। अन्य धर्मों में भी यही होता है। अलग अलग सिविल कानूनों के कारण महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाता, उन्हें अधिकार नहीं मिल पाते। इसीलिए बीजेपी कई राज्यों की सरकारें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही हैं। सबसे पहले उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी और इसके अलावा असम, गोवा और गुजरात की सरकारों ने भी कहा कि वो अपने यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगी। लेकिन ओवैसी जैसे कुछ नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया है, कड़ा विरोध किया है, इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया है। इस पर आज आरएसएस की तरफ से सफाई आई। आरएसएस के मुस्लिम जागरण मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, यह मुसलमानों के लिए कवच होगा। इससे सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा मिलेगा। अभ्यास वर्ग में व्यापक रूप में जागृत हिंदुस्तान, एकजुट हिंदुस्तान, मजहब से, जात से, प्रदूषण से, अस्वच्छता से और शोषण से मुक्त हिंदुस्तान के लिए यहां जद्दोजहद की और उसी में से एक प्रस्ताव पारित किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 1 नेशन 1 पीपल 1 लॉ के रूप में डेवलप किया जाए और ये एश्योर किया सब प्रश्नों के उत्तर में कि इट इज नॉट एंटी मुस्लिम, इट इज नॉट एंटी इस्लामिक। यह सब धर्मों के सम्मान का और सबकी सुरक्षा कवच है, सम्मान का रास्ता है। इसलिए घबराइए नहीं, इसका स्वागत करिए। इंद्रेश कुमार का दावा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के लिए भी अच्छा है, ये उनके अधिकारों का भी सुरक्षा कवच बनेगा। लेकिन ओवैसी ने कहा, एक तरफ बीजेपी कॉमन सिविल कोड की बात कर रही है, दूसरी तरफ लव जिहाद को मुद्दा बनाकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अगर कॉमन सिविल कोड बनेगा तो फिर शादी में भी मजहब की दीवारें खत्म हो जानी चाहिए। अगर आरएसएस कॉमन सिविल कोड को सपोर्ट करता है तो फिर मुस्लिम लड़कों की हिंदू लड़कियों से शादी का विरोध क्यों करता है? ओवैसी ने इसके लिए उत्तरकाशी की घटना का हवाला दिया, क्योंकि उत्तरकाशी में लव जिहाद के मुद्दे पर इस वक्त काफी तनाव है। उत्तरकाशी में पिछले दिनों एक मुस्लिम युवक ने एक नाबालिग हिंदू लड़की को अपने साथ भगा ले जाने की कोशिश की थी। हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। 15 जून को उत्तरकाशी के हिंदू समाज ने इस मसले पर महापंचायत की कॉल दी है। महापंचायत से पहले कुछ जगहों पर मुसलमानों की कुछ दुकानों पर पोस्टर चिपकाए गए हैं, उनसे शहर छोड़कर जाने के लिए कहा गया है। हिंदू संगठन पिछले कई दिनों से लव जिहाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 जून को भी
स्थानीय लोगों ने एक पंचायत की थी और लव जिहाद की घटना के खिलाफ अपनी दुकानें बंद रखी थी। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति बचाने के लिए लव जिहाद का विरोध जरूरी है। सरकार को ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कड़ा कानून बनाना ही पड़ेगा, ये उन्होंने मांग की। मैं अपील करूंगा अपनी जितने भी मेरे हिंदू संगठन के लोग हैं कि शालीनता से काम करें। हम लोग सनातनी लोग हैं और सबसे बढ़िया बात हमारी ये है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं और ये जीने की शैली है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस प्रकार से अगर उत्तराखंड में कोई बात होती है तो इनको तो निकालना तो पड़ेगा ही, बाहर तो करना ही पड़ेगा अगर ऐसे कृत्य करते हैं। और फिलहाल मेरी अपील है अपने बंधुओं से, अपने भाइयों से कि शालीनता का परिचय दें इन शब्दों के साथ। और ये जो लव जिहाद का जो मामला चल रहा है इसके लिए कठोर कानून बनना चाहिए, जिसके तहत जो है 10-20 साल की जो सज़ा हो, जिससे जो है इस प्रकार के जो लोग हैं वो इस प्रकार का काम न कर सके, कानून को कोई हाथ में न ले। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सुरक्षा के वादों से क्या होगा। भड़काऊ बयान तो दिए जा रहे हैं, मुसलमानों को दुकानें बंद करने को तो कहा जा रहा है। ओवैसी ने अमेरिका में उत्तरकाशी की घटना को हिटलर के दौर की जर्मनी से जोड़ दिया। ओवैसी ने कहा कि हिटलर के राज में जिस तरह यहूदियों के घरों पर स्टार ऑफ डेविड का निशान बनाकर उन्हें टारगेट किया जाता था, आज वही हाल बीजेपी के शासन वाले राज्यों में मुसलमानों के साथ हो रहा है। हम लोग 1930 के जर्मनी को देख रहे हैं और 1930 के जर्मनी में भी ऐसे ही हेट स्पीचेस शुरू हुए थे जूइश कम्युनिटी के खिलाफ। उसके बाद उन पर हमले शुरू हुए। फिर उसके बाद ये हुआ कि हिटलर को ये बात पसंद नहीं आई तो हिटलर ने कहा कि पिक्चर बनाओ यहूदियों के खिलाफ और ये बताओ कि ये यहूदी जर्मन नेशन के खिलाफ हैं। तो उसमें एक मशहूर पिक्चर बनाई गई थी इटर्नल जू के नाम से, जिससे यहूदियों पर हमले हुए। अब आप देख रहे एक पिक्चर बन गई द केरला स्टोरी, एक पिक्चर बन गई कश्मीर फाइल्स, अब एक कोई बनेगी और एक कोई बनेगी। पिछले 9 साल से एक मंसूबाबंद तरीके से मॉब लिंचिंग होती है गाय के गोश्त के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर झगड़ा हो जाता है, कभी हलाल गोश्त के नाम पर गड़बड़ हो जाती है। अब हद ये हो गई है कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में परोला मुकाम है, वहां पर मुसलमान घरों पर एक एक्स मार्क लगा दिया गया है और लगाकर उनसे पोस्टर चिपका दिए गए कि जून 15 तक आप लोग इस इलाके को छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, उसमें छोड़ के चले जाने वालों में सबसे पहले कौन भाग गया? उसमें बीजेपी के मुस्लिम माइनॉरिटी का लीडर जो 25 साल से रहता था, उन्हें घर को लॉक डाल के भाग गया और ओपनली वीडियोस जारी होते हैं कि आपका जेनोसाइड होगा, आपका कत्लेआम होगा। ओवैसी ने कहा कि उत्तराखंड में मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है। उन्होंने सरकार से मुसलमानों को सुरक्षा देने की मांग की, लेकिन उत्तराखंड सरकार का दावा है कि वो इस मामले को लेकर गंभीर है, संवेदनशील है। यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तरकाशी जाकर लोगों से मुलाकात की। पुष्कर धामी ने कहा, अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ नरमी नहीं बरती जाएगी। अगर किसी ने भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। देखिए, इस जिले में जो घटना हुई है वो उसके लिए हमने सख्ती से जो है कहा है कि सख्ती से उस पर कार्रवाई होगी और कानून व्यवस्था किसी को भी हाथ में नहीं लेना है। हमने सभी को कहा है कानून का काम कानून करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। ये सही है कि पिछले कुछ दिनों में उत्तरकाशी की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई हैं, इनमें कुछ दुकानों के बाहर क्रॉस का निशान लगा दिखाई दिया था। कुछ पोस्टर सर्कुलेट हुए जिनमें कहा गया था कि बाहरी मुसलमान 15 जून से पहले यहां से चले जाएं। इस तरह के पोस्टर, इस तरह के निशान चिंता की बात है। सरकार ने इसको गंभीरता से लिया, पुलिस ने सख्त अपनाया, ये भी अच्छी बात है। मुस्लिम भाइयों को भी अपना कारोबार करने का, तरक्की करने का उतना ही हक है जितना किसी दूसरे धर्म के लोगों को। लेकिन अगर
कहीं कोई घटना होती है, कुछ लोग शरारत करते हैं, किसी मुद्दे को लेकर लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी है, तो इसके आधार पर यह कहना ठीक नहीं है कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में वैसा ही सलूक हो रहा है जैसा हिटलर के ज़माने में जर्मनी में जूस के साथ हुआ था। ओवैसी के इस बयान को किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अमेरिका में जाकर राहुल गांधी ने भी इसी तरह की बातें की थी। अमेरिका की मीडिया में एक सेक्शन में भारत को लेकर इसी तरह का परसेप्शन लगातार बनाया जा रहा है। कई केसेस में इसके पीछे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मशीन का रोल दिखाई दिया। इसीलिए विदेश में जाकर कुछ भी कहने से पहले हमारे नेताओं को थोड़ा सोचने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। एक और ऐसा मामला है जिसको लेकर सबको सावधान रहने की जरूरत है, वो है ऑनलाइन गेम्स के जरिए धर्म परिवर्तन की बात। इसमें भी सियासत का, टकराव का पूरा स्कोप है, लेकिन एक दो लोगों की करतूत से पूरी की पूरी कौम को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। आज ऐसे ही एक केस की कुछ डिटेल सामने आई। महाराष्ट्र पुलिस ने अलीबाग से शाहनवाज नाम के उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिस पर गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम्स के जरिए बच्चों के धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है। शाहनवाज को अब यूपी पुलिस गाजियाबाद ला रही है। गाजियाबाद पुलिस को 5 शिकायतें मिली हैं जिनमें ऑनलाइन गेम्स के जरिए बच्चों को इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश का दावा किया गया है। इन मामलों की जांच में शाहनवाज और अब्दुल रहमान नाम के 2 लोगों के नाम आए। शाहनवाज ठाणे के मुंब्रा इलाके का रहने वाला है, 10 दिन से फरार था। जांच में पता लगा कि शाहनवाज ऑनलाइन गेम में लड़कों को चैलेंज देता था कि उससे जीतकर दिखाएं। जब बच्चे हार जाते तो उनसे डिस्कॉर्ड नाम के चैटिंग ऐप पर हिंदू बनकर बात करता था। धीरे धीरे बच्चों को यह समझाता था कि अगर वो आयतें पढ़कर गेम खेलेंगे तो जीत पक्की है। इसके बाद शाहनवाज दूसरी आईडी से बच्चों के साथ खेलता था और उन्हें जिता देता था। धीरे धीरे बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार करता था। शाहनवाज की साजिश में फंसकर गाजियाबाद के 2 लड़कों के अलावा लुधियाना, फरीदाबाद और महाराष्ट्र के रहने वाले बच्चे भी इस्लाम अपनाने को तैयार हो गए थे, लेकिन मामला पकड़ में आया। अब गाजियाबाद पुलिस शाहनवाज से पूछताछ करेगी। शाहनवाज की गिरफ्तारी के बाद जाहिर है सियासत तो शुरू होनी ही थी। मुंब्रा से एनसीपी के विधायक जितेंद्र अवाड़ अपने सपोर्टर्स के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उनका दावा है कि कन्वर्जन की झूठी कहानी गढ़कर मुंब्रा के मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने दावा किया, उसे जो शिकायत मिली है उसमें दावा किया गया कि मुंब्रा में 400 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया, उन्हें हिंदू से मुसलमान बनाया गया। लेकिन जितेंद्र अवाड़ ने कहा इस तरह की फिजूल की बातें करने से बेहतर है कि गाजियाबाद पुलिस पहले उन 400 लोगों के नाम बताए जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये कहानी झूठ है, सरासर झूठ है। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने उत्तर प्रदेश को डर के चुप नहीं बैठना चाहिए। क्यों डर रही है महाराष्ट्र पुलिस? महाराष्ट्र पुलिस ने सच्चाई आके बता देनी चाहिए। अगर 400 है तो 400 का नाम दे दो, ख़त्म करो। अगर नहीं है तो बोलो कि 400 का नाम हमको तो नहीं दिया है और हमको मालूम भी नहीं, लेकिन अभी गाजियाबाद पुलिस कर रही है, वो क्या करेंगे वो देख लो। इसमें सही मानो तो महाराष्ट्र की पुलिस की इज्जत गई है कि तुम्हारे सामने 400 लोग निकल गए, और इसमें सही मानो अगर किसी की इज्जत गई है तो हिंदुओं की इज्जत गई है। हिंदू इतने कमकुवत है जो ऐसे किसी भी इसमें आके धर्मांतरण कर लेंगे। धर्मांतरण समझते हैं क्या आप? क्या किसको कहते हैं? आप अपने ही धर्म के ऊपर शक पैदा कर रहे हो। जितेंद्र अवाड़ ने 400 लोगों के नामों की लिस्ट मांगी है जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया। इस लिस्ट की हकीकत तो जांच के बाद ही सामने आएगी। वाकई में ऐसी कोई लिस्ट है या नहीं, ये भी सामने आएगा। ये केस तो एक अकेला है, लेकिन समस्या कहीं ज्यादा बड़ी है। इसलिए सरकार ऑनलाइन गेम्स को लेकर नियम कायदे बनाने पर विचार कर रही है। आज आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार ने ऑनलाइन गेम्स से धर्म बदलने की घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और जल्दी ही गेमिंग से जुड़े नियमों में, रूल्स में बदलाव किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग के बारे में पहली बार एक फ्रेमवर्क कंसल्टेशन के बाद हमने नोटिफाई किया है
उसमें तीन टाइप ऑफ गेम्स हम नहीं अलाउ करेंगे देश में। एक जिसमें बेटिंग हो, दूसरे में अगर यूज़र हार्म हो, यूज़र यानी कि यूज़र को हार्म पहुंचाने वाला कोई गेम हो, और तीसरा क्राइटेरिया है एडिक्टिव। ऐसे कोई भी एक फैक्टर में कोई गेम अगर वायलेट करता है, उस गेम को देश में बैन किया जाएगा। इसमें दो राय नहीं है, हम इस इशू को देख रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं ऐसे ऑनलाइन गेम्स को परमिशन नहीं दी जाएगी जिनमें बैटिंग हो यानी सट्टेबाजी हो, या वो किसी को नुकसान पहुंचाते हो, या फिर उसकी लत लगने की संभावना हो। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो हुए या इन्हें सख्ती से लागू किया गया तो देश में ऑनलाइन गेम्स का बाजार ही बंद हो जाएगा, क्योंकि सभी गेम्स में चाहे सट्टेबाजी ना होती हो, लेकिन ऑनलाइन गेम से नुकसान तो होते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान मानसिक होता है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, इसका असर भी सेहत पर होता है, और लत लगने की संभावना तो ऐसे हर गेम में होती है। इससे सरकार जो गाइडलाइंस बना रही है वो मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता है इस मामले में सरकार और पुलिस के साथ साथ समाज को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। बदलते वक्त में टेक्नोलॉजी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए ये समाज को तय करना पड़ेगा, तभी इसकी बुराइयों से बचा जा सकता है। आज महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय को लेकर भी राजनीति हुई। एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इल्जाम लगाया कि सरकार ने भगवान विट्ठल के भक्तों पर, वारकरी संप्रदाय के लोगों पर लाठियां बरसाई, और महाराष्ट्र के लोग इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से दावा किया गया कि वारकरी संप्रदाय के लोगों पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। पुलिस ने किसी तरह की अनहोनी से बचने के लिए सिर्फ भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की। असल में महाराष्ट्र में हर साल वारकरी संप्रदाय के लोग आलंदी से पंढरपुर तक करीब 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले भक्त आलंदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज के मंदिर में माथा टेकते हैं। चूंकि भीड़ ज्यादा थी, इसलिए पुलिस के साथ भक्तों की झड़प हुई थी। इसी को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में बूलों का पुनर्जन्म हुआ है, ये लोग औरंगजेब से अलग नहीं है, इसीलिए भगवान विट्ठल के भक्तों पर लाठियां बरस रही हैं। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय ये हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है। हर साल लाखों हमारे ये वारकरी बंधु, जिसे हम वारकरी बोलते हैं, पंढरपुर में जाते हैं, पूजा करते हैं, एक महीना 1.5 महीना चल कर जाते हैं पूरे महाराष्ट्र से। कभी उनके ऊपर ना हमला हुआ है, ना कोई बेशिस्त का कोई एक उनके ऊपर इल्जाम लगा है। लेकिन कल इतिहास में पहली बार फडणवीस और शिंदे सरकार की पुलिस ने आळंदी में, जहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है, वहाँ जिस तरह से अमानुष अमानवीय पद्धति से लाठीचार्ज किया है, इसलिए कि उस दिंडी का नियंत्रण कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग करना चाहते हैं राजनीति के लिए। वो घुस गए अंदर, वो मंदिर का नियंत्रण करना चाहते थे। अब तक ये नहीं हुआ था कभी, लेकिन कल हुआ। लेकिन सरकार का कहना है कि पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया, क्योंकि पिछले साल यात्रा के दौरान हादसा हुआ था, भगदड़ मच गई थी। इस साल इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन के साथ मिलकर कुछ नियम बनाए गए थे, भक्तों की संख्या निश्चित की गई थी। लेकिन जब ज्यादा लोगों ने मंदिर परिसर में घुसने की कोशिश की तो भक्तों की पुलिस के साथ बहस हुई। सरकार का दावा है कि पुलिस ने थोड़ी सख्ती की, लेकिन लाठीचार्ज नहीं किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऑपोजिशन इस पर राजनीति कर रहा है, ये ठीक नहीं है। पहली गोष्ट तर लाठीचार्ज झालेला नाही। पहली बात तो यह है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा धक्का मुक्की हुई है। पिछले साल ऐसे ही भगदड़ जैसा माहौल हो गया था। इस पर चर्चा हुई और सभी ने मान्य किया कि पालकी लेकर जाने वालों को 75 पास जारी किया जाए। उन्हीं में से कुछ दांडी और पालकी प्रमुख गए हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ युवा वारकरी लोग थे जो ये कह रहे थे कि उन्हें भी जाने दिया जाए। वो ये फैसला नहीं मानेंगे। ऐसे ही 5-6 वारकरियों ने बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। उन्हें रोकने की कोशिश हुई, उसमें कुछ लोगों और पुलिस वालों को भी चोट लगी है।
लेकिन कांग्रेस के नेता नाना पटोले का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस झूठ बोल रहे हैं, सरकार खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन असलियत जनता को दिखाई दे रही है। देखो, झूठ का अंत होता है और अब इनका अंत होने का समय आ गया है। बीजेपी हर बार झूठ का सहारा लेकर रास्ता बनाने की कोशिश करती है। जैसे ही कल वारकरियों के ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, उसके फुटेजेस सामने आए हैं, सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं, मीडिया में भी आपने देखा है। सरकार ने जिस तरह से इनके ऊपर कल लाठीचार्ज किया है, ये निषेधार्थ है। हमने कल ही इसका विरोध किया है। ये हिंदू की बात कर कर हिंदू को गुमराह करने का काम करते हैं। हिंदू के नाम से सिर्फ वोट चाहिए इनको। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के लोग बहुत शांति प्रिय हैं। हर साल दिंडियां निकलती है। ये परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है और महाराष्ट्र की संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसलिए सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, एनसीपी की हो, शिवसेना की हो, कोई सरकार वारकरियों पर लाठीचार्ज करना तो दूर, इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। हाँ, ये सही है कि पिछले साल इसी यात्रा के दौरान भगदड़ हुई थी, इसलिए इस बार प्रशासन ने पंढरपुर यात्रा के आयोजकों के साथ मिलकर मंदिर में भक्तों की संख्या को सीमित किया था। क्योंकि यह कदम भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया, इसलिए मुझे लगता है कि भक्तों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए और पुलिस को भी भक्तों के साथ बहुत संयम से पेश आना चाहिए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की खबरें आई हैं। पश्चिम मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना और बर्धमान जैसे कई जिलों से हिंसा की तस्वीरें आई। बर्धमान में तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी वर्कर्स के बीच मारपीट हुई, लाठियां चली, ईंट पत्थर चलाए गए। बर्धमान में पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन चल रहा था। एहतियात के तौर पर धारा 144 लगाई गई थी। पुलिस मौके पर मौजूद थी। हैरानी की बात यह कि तृणमूल, बीजेपी और सीपीएम के कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और पुलिस हाथ बांधे तमाशा देख रही थी। बांकुरा से भी ऐसी ही तस्वीरें आई। बांकुरा में बीजेपी के एमएलए दिवाकर धरामी पार्टी के कैंडिडेट के साथ नॉमिनेशन कराने पहुंचे, लेकिन उन पर हमला हो गया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के वर्कर्स ने उन पर हमला किया, जिसमें उन्हें सिर पर चोट आई। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के लोग उनके उम्मीदवारों को नॉमिनेशन फाइल करने से रोकना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर मारपीट की जा रही है। बीजेपी ने इसे लेकर आज स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट भी किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में पुलिस टीएमसी के इशारे पर चलती है। राज्य चुनाव आयोग से हमें कोई उम्मीद नहीं है। बंगाल में कानून का राज नहीं बचा। बंगाल में सीधा सीधा जंगल राज चल रहा है। जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था उसमें 1 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता वोटर, खासकर ये हिंदू लोग को एक घर से निकाल दिया था। 56 आदमी का मौत हुआ था, उसमें बीजेपी का 2021 का असेंबली का प्रत्याशी मानव शाह भी उसका अंदर था। बंगाल में कानून बोल के कुछ नहीं है। यहाँ जो रूल ऑफ लॉ नहीं चलता है, जो रूलर है उसका लॉ ही चलता है। ये मेरा बात नहीं है, ये एनएचआरएस का बात है। बंगाल का पुलिस किस तरीके से पार्टीजान सिस्टम में काम कर रहा है, ये तो ऑलरेडी साबित हो गया। इसलिए गांव पंचायत चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए सेंट्रल फोर्स और कोर्ट का मॉनिटरिंग ये वेरी एसेंशियल है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को टीएमसी ने अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, इसलिए वहां से कुछ रिलीफ बंगाल की डेमोक्रेसी में मिलने वाला नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के लीडर कुणाल घोष ने बीजेपी को जवाब दिया। कुणाल घोष ने कहा, शुभेंदु अधिकारी को अब सपने में भी ममता बनर्जी दिखाई देती हैं। उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, इसलिए वो फिजूल की बातें कह रहे हैं। कोई जगह पे कोई किसी को रोक नहीं रहा है। प्रॉब्लम यह है सीपीएम और भाजपा किसी जगह पे कांग्रेस मिलकर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को हमला कर रहा है तृणमूल के ऊपर।
इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम वहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट के लिए, फिर भी वो नहीं, हम लोग देख रहे हैं और पुलिस पूरा संभाल रहा है। अभी तक पूरा नॉर्मल हो गया। लॉ एंड ऑर्डर का बात करेंगे तो मणिपुर की बात कीजिए। शुभेंदु अधिकारी पूरा फ्रस्ट्रेटेड है। वो जो लैंग्वेज यूज कर रहा है गवर्नर को क्रिटिसाइज करने के लिए या इलेक्शन कमिश्नर को क्रिटिसाइज करने के लिए, वो नॉर्मल सोसाइटी में वो नहीं होता है। वो राजनीति में तो नहीं चलता है। नॉर्मल सोसाइटी में वो क्या कर रहा है? अभी जो लैंग्वेज कह रहा है इलेक्शन कमीशन के, वो पूरा मेंटली डिसबैलेंस्ड हो गया है। उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा की तस्वीरें एक नॉर्मल बात है। ऐसी तस्वीरें देखकर किसी को हैरानी नहीं होती। पिछली बार जब पंचायत के इलेक्शन हुए थे, उस वक्त भी बम चलने की तस्वीरें आती थी, आग लगने की तस्वीरें आती थी। चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी के जो ग्राम प्रधान जीते थे, वो तो 1 साल तक अपने घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, झारखंड में जाकर रहते रहे। इसलिए बंगाल में बीजेपी और टीएमसी का क्लैश कोई नई बात नहीं है। हैरानी की बात है कि अब कांग्रेस और सीपीएम के नेता भी ममता बनर्जी पर वही इल्जाम लगा रहे हैं जो बीजेपी लगा रही है। और मजे की बात है, ये उस वक्त हो रहा है जब ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सीताराम येचुरी मोदी के खिलाफ एकजुट होने की बातें कर रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा समेत कई राज्यों पर तूफान के कहर का साया छा रहा हुआ है। यह खतरा है। सबसे ज्यादा खतरा गुजरात को लेकर है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान तेजी से गुजरात के कोस्टल एरियाज की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी यह साइक्लोन पोरबंदर से दक्षिण पश्चिम में करीब 300 किलोमीटर दूर है, जो 14 जून को कोस्ट तक पहुंच सकता है। चिंता की बात यह है कि जब यह साइक्लोन कोस्टल इलाकों से टकराएगा तो तेज हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। चेतावनी दे दी गई है। तूफान के रूट बदलने के बाद एसडीआरएफ की टीमों ने गुजरात के कोस्टल इलाकों के लोगों को हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। एसडीआरएफ की 10 टीमें कोस्टल एरियाज में तैनात कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ समेत 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मुंबई को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। वेस्टर्न रेलवे ने गुजरात के बिपरजॉय प्रभावित इलाकों में 56 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। तूफान की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक इमरजेंसी मीटिंग की, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह, एनडीआरएफ और सेना के अधिकारी मौजूद थे। मोदी ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। कोस्टल एरिया से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि साइक्लोन की रफ्तार बहुत तेज है। अगर ये 150 किलोमीटर की रफ्तार से कोस्टल इलाकों से टकराया तो काफी नुकसान हो सकता है। महापात्रा ने बताया कि 14 और 15 जून को साइक्लोन की वजह से गुजरात के कोस्टल इलाकों में तेज बारिश भी होगी। ये जो विंड स्पीड है 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा और गश्तनेस से 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ये विंड स्पीड में लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। जो थेटेड हाउस है, जो टीन हाउस है, एस्बेस्टस हाउस है, ओल्ड पक्का हाउस है। इसके साथ साथ जो टेलीफोन लाइन्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स, टेलीफोन पोल्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स बेंडिंग हो सकता है, डिस्टर्बेड हो सकता है। और बड़े बड़े ट्री अपरूटिंग हो सकता है, ट्री ब्रांच ब्रेकिंग भी हो सकता है। और जो होर्डिंग्स वगैरह होते हैं वो सभी प्रोजेक्टाइल जैसे मूव करके ह्यूमन बींग्स को और व्हीकल्स वगैरह को भी अफेक्ट कर सकता है। ये विंड के अलावा कि हैवी रेनफॉल भी हम एक्सपेक्ट करें। 14 तारीख से हैवी रेनफॉल शुरू होगा और 15 तारीख से एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होगा। गुजरात के जिन इलाकों में तूफान का खतरा है, उन इलाकों से लोगों को हटाने का काम शुरू हो गया है। गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र और गोवा में भी सावधानी बरती जा रही है। लोगों को चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा कि इस तूफान के बाद राजस्थान और कर्नाटक के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि नॉर्थ इंडिया में इस तूफान का ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन तेज हवाएं चलेगी, इसलिए टेम्परेचर में कुछ कमी आ सकती है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।